जी, तो मैं पूनम मैम आज आप लोगों के सामने मैं शब्द और इनके जितने भी भेद होते हैं उन सब की परिभाषा लेकर मैं आई हूँ। इससे पहले मैं वर्ण की वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें वर्ण से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और इसी तरह से मैं ये शब्द वाला वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें भी जितने भी परीक्षा होंगे उनमें जो भी शब्द से संबंधित प्रश्न आते हैं उन सब का उत्तर संभवतः इस वीडियो में मिल ही जाएंगे। तो मैं अपने जन कल्याण के लिए मैं यह सब कर रही हूँ। लाइक और सब्सक्राइब तो आपके ऊपर निर्भर है और मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि लाइक और सब्सक्राइब ही हो। अगर आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं। आज तो देख रहे हैं कि एक क्षण में लाखों वीडियो डाले जा रहे हैं। पता नहीं लाइक और सब्सक्राइब करने में आप लोगों की उंगली भी दुख जाएगी, इसलिए खैर इसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन इतना मेरी इच्छा है कि आप लोग संपूर्ण वीडियो देखें और मतलब परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए आप हर प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकालें। बस मेरी यही कामना है आप लोगों के सामने। धन्यवाद। तो मैं शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ है शब्द एवं इसके भेदों की परिभाषा। तो पहले मैं शब्द की परिभाषा बतलाऊंगी। शब्द क्या है, शब्द किसको कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब मैं सार्थक मेल इसलिए लाई हूँ कि सार्थक का मतलब होता है क्रमबद्ध। ऐसा ना कि कलम लिखना है तो हम पहले क लिख दे तो ल, म लिख दे तो ल लिख दे तो गलत हो जाएगा। तो क्रम में जोड़ना होता है, क फिर उसके बाद ल फिर म, तभी कलम होगा। इसीलिए यहाँ सार्थक लिखा गया है। सार्थक का मतलब होता है सही रूप से मिलावट करे। अब खटमा लिखना है तो पहले ख के बाद ट लिखेंगे। ऐसा ना कि ट लिख दे तो ख लिख दे तो म लिख दे तो अटपटा शब्द होगा। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है सार्थक मेल। सार्थक मतलब सही से मिलान कीजिए तभी सार्थक शब्द की उत्पत्ति होगी। तो मैं परिभाषा बतलाऊंगी अच्छी तरह से। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे क प्लस म प्लस ल, अब तीनों वर्ण को जोड़े हैं तो एक शब्द कमल बना। शब्द क्या है? हम दिन भर में जो भी बातें करते हैं वो सब शब्द है। पानी, खाना, आना, जाना, है ना? क्रिया भी है लेकिन वही क्रिया शब्द भी है। पलटन, अपटन, ये सब शब्द है। तो शब्द से ही फिर निबंध बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से निबंध बनता है। हर भाषा जो भी भाषाएं हैं उस भाषा कहाँ से आता है? तो भाषा की उत्पत्ति शब्द से ही होती है। तो यहाँ पे है अब कमल है। कमल लिखने के लिए हमें क प्लस म प्लस ल, कमल। किताब है तो किताब के लिए की प्लस ता प्लस ब, किताब। अब उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद पूछा जाता है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से पूछा जाता है, कभी रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द को पूछा जाता है। तो मैं आगे बताऊंगी। अभी तत्काल के लिए उद्गम या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो अब तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत के मूल रूप है। संस्कृत शब्द जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं अहम माने मैं, तो अहम क्या है? संस्कृत शब्द है तो अहम को हम तत्सम कह सकते हैं। जल हम संस्कृत में लिखते हैं तो जल क्या है? तत्सम शब्द है। मनुष्य तत्सम है। जो भी संस्कृत से संबंधित शब्द है, संस्कृत शब्द है, उसी शब्द को हम तत्सम कहते हैं। तो इसके लिए आप इतनी सारी शब्द इकट्ठा करना या लिखना तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, इसीलिए मैं शॉर्टकट में बताना चाहूंगी।
तो संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। जो भी शब्द अनुवाद जब बनाते हैं तो उसमें जो जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो सब क्या है, तत्सम है। अग्नि हो गए, अक्षी हो गया, मुख हो गया, पुष्प हो गया, जल हो गया, गृह हो गया, ये सब तत्सम शब्द है। जो भी आप संस्कृत बुक निकालिए और उसमें जो भी जो शब्द है वो सब क्या है, तत्सम है। और उसी का अशुद्ध रूप तद्भव होता है। अशुद्ध के मतलब जैसे कि यहाँ पे लिख भी चुके हैं, यहाँ अग्नि है तो अग्नि संस्कृत शब्द है तो तत्सम है। इसी अग्नि का यहाँ पे क्या लिखा गया, आग, ये अशुद्ध रूप है। पहले के जमाने के लोग, जिस समय हमारे भारत देश में संस्कृत शब्द ही बोले जाते थे, तो उस समय अग्नि का प्रयोग होता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को बोलने नहीं आया तो अशुद्ध बनाते बनाते अग्नि को बना दिया आग। आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मास्टर बोलने नहीं आता था, मास्टर साहब कहते हैं, मास्टर साहब, डॉक्टर, डॉक्टर साहब। तो ये क्या है, ये भी एक अशुद्ध रूप है, तो इसे भी हम तत्सम कहेंगे। तो संस्कृत के शब्द को अशुद्ध करके जो बोला गया है इसे तद्भव कहा जाता है। तो पहले हम तत्सम के बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा। तो तत्सम संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, जैसे अग्नि, पुष्प, ये तत्सम है। उसके बाद है अब तद्भव। तो तद्भव तत्सम के ही बिगड़े यानी अशुद्ध रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे में कि आग है, यहाँ से आप यहाँ ला सकते हैं अग्नि, तो अग्नि का ये शुद्ध है, ये इसका अशुद्ध है, अग्नि का आग। यहाँ पुष्प है, पुष्प शुद्ध शब्द है फूल का, लेकिन लोगों को पुष्प नहीं बोलने आया तो धीरे धीरे पुष्प को लोग फूल कहने लगा, तो यही इसी का अशुद्ध रूप फूल है, तो तद्भव है। इसी का गलत रूप, अशुद्ध रूप को हम तद्भव कहते हैं। अब है देशज। देशज, यहाँ इस शब्द से ही आप समझ सकते हैं, देश और जौ। देश माने देश और जौ माने जन्म लेने वाला, जौ का अर्थ होता है जन्म लेना। तो देशज यानी जो शब्द का जन्म देश में हुआ है, अपने देश में हुआ है। देश जो, देश माने देश और जौ माने जन्म लेना। तो जिस शब्द की उत्पत्ति अपने देश में हुई है, जो शब्द अपने देश में उत्पन्न हुआ है, वैसे शब्द को देशज कहते हैं। परिभाषा के रूप में देश में उत्पन्न शब्द को देशज कहते हैं। जैसे खिचड़ी, खिचड़ी। अब यह इसके लिए एक पहचान यह भी है कि जिस शब्द में आपको बड़ी र आ जाए, बड़ी र आ जाए, या ध्वनिवाचक शब्द जैसे खट खट, बहुत, ढम ढम, झम झम, ये सब जो शब्द है वो देशज शब्द है। तो इसे हम बड़ी र से पहचान लेंगे। खिचड़ी, इनमें बड़ी र आ गया है तो हम समझ लेंगे कि ये देशज शब्द है। पगड़ी, इनमें बड़ी र है, देशज शब्द है। इस तरह से हम थोड़ा मतलब समस्या का हल निकाल सकते हैं। ऐसे तो पहचानने में थोड़ा बहुत कठिनाई है, बहुत ऐसे शब्द हैं जिसको पहचानने में कठिनाई होती है, लेकिन संभवतः जैसे ध्वनिवाचक शब्द हैं जिसमें बड़ी र आ गया, जिसमें कुछ ऐसा प्रत्यय जैसे ईया प्रत्यय, खटिया, पटिया, मचिया, या ये सब जैसा प्रत्यय है, देहाती शब्द जैसा लगे सुनने में कि देहाती शब्द है, ऐसा शब्द जो होता है वो देशज होता है। अब है विदेशज। तो विदेश और जो, विदेश माने विदेश और जो माने जन्म लेने वाला, वैसा शब्द जो विदेश में जन्म लिया है और हमारे देश में आकर प्रचलित हो गया। जैसे अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेज लोग जो शब्द का प्रयोग किए वो शब्द आज भी हमारे भारतीय समाज में गूंज रहा है। जैसे रोड, वे लोग रोड बोले तो हम लोग भी रोड बोलते हैं। वो लोग बोले स्कूल, तो आज मतलब कैसा ही लोग है वो स्कूल ही बोलते हैं, विद्यालय नहीं समझ पाते लेकिन स्कूल समझ जाते हैं। तो स्कूल जो है अपना विदेशी शब्द है। मोबाइल, मोबाइल का हिंदी चलभाषित यंत्र होता है, तत्सम शब्द है, लेकिन चलभाषित यंत्र कोई नहीं जानता है, मोबाइल सब जानते हैं। इसी तरह से पेन, ग्लास, स्टेशन,
तो ये सब विदेशी शब्द है। फिर उर्दू लैंग्वेज, जितना भी उर्दू लैंग्वेज है वो सब विदेशज है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं इसको खत है, खुदा है, ये सब, तो मैं इसको परिभाषा के साथ बोलूंगी विदेशज। विदेशज विदेश में उत्पन्न शब्द को विदेशज कहते हैं। विदेश में उत्पन्न शब्द को विदेशज कहते हैं। जैसे मोबाइल, रोड, स्कूल, खत, खुदा इत्यादि। ये तो हो गया उत्पत्ति की दृष्टि से या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद। इसके और भी भेद हैं जो मैं आगे बताऊंगी। अब मैं इसे मिटाऊंगी और आगे क्या क्या है मैं एक ही वीडियो में सारे शब्द से संबंधित वीडियो बनाऊंगी, जो परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। है रचना की दृष्टि से शब्द के भेद। तो रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं जो इस प्रकार हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। पहला है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब है रूढ़। रूढ़ कैसा शब्द है? तो रूढ़ वैसा शब्द जिसका खंड करने पर किसी का कोई अर्थ न निकले। जैसे कि हम घर लिखे हैं, घर, घर में है घ और र, तो घ का कोई अर्थ नहीं है, र का कोई अर्थ नहीं है। इसको 2 भाग में, जैसे कि घर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे घ प्लस र, तो नहीं घ का कोई अर्थ निकलता है और नहीं र का कोई अर्थ निकलता है। हम कहेंगे बाबू घ लेकर के आओ, तब क्या लाइएगा? बेटा र लेकर के आओ, तो र में क्या लाएगा? तो न कोई भी वस्तु का नाम घर र ऐसे नहीं है। दोनों को जोड़ते हैं तो घर बनता है, तब सार्थक शब्द हो जाता है। लेकिन दोनों को जब हम अलग करते हैं तो किसी मतलब का कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। जब ऐसा शब्द हम देखेंगे तो इसको समझ लेंगे कि रचना या बनावट की दृष्टि से यह रूढ़ शब्द है, रूढ़। तो इस तरह से समझा जाए। अब है यौगिक। यौगिक, अब विज्ञान में भी यौगिक पढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मेल को यौगिक कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ा रहता है। इसी तरह से शब्द पर भी यही भाव लाया जाए तो वैसा शब्द जिसका खंड करने पर, है ना, यहाँ परिभाषा है, वैसा शब्द जिसका खंड करने पर प्रत्येक खंड का अर्थ निकल जाए, इसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ है पाठशाला, तो यहाँ देखिए पाठ, पाठ माने क्या होता है? पढ़ाई। शाला, शाला का अर्थ होता है घर, तो पाठशाला यानी पढ़ने वाला घर, पढ़ने का घर, दोनों का अर्थ निकल गया है। तो ऐसे जो भी शब्द हो, जैसे हिमालय, तो हिम जोर आलय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, तो दोनों का अर्थ निकल गया। इसी तरह से विद्यालय, तो विद्या माने विद्या, पढ़ाई, ज्ञान, आलय माने घर, तो दोनों का अर्थ निकल जाता है और खंड भी हो जाता है। जब खंड करते हैं तो प्रत्येक खंड का अर्थ निकल जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ करके बताया है। पाठ मीन्स पढ़ाई, शाला माने घर। तो ऐसे शब्द जो होंगे जिसका खंड करने पर प्रत्येक खंड का अर्थ निकल जाए, तो ऐसे शब्द जो हैं रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर यौगिक होंगे। अब है योग रूढ़। तो योग रूढ़ वैसा शब्द जो अपना अर्थ छोड़कर दूसरे की ओर इशारा करे, इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो योग रूढ़ शब्द जो है, इसका जो मूल अर्थ होता है वो नहीं होता है। जैसा कि हम कहेंगे चक्र पानी, चक्र माने चक्र, पानी माने हाथ। अरे भाई, तो चक्र किसके पानी? किसी कोई ऐसा हमारे आंखों के सामने कोई ऐसा मनुष्य ही नहीं है जिसके हाथ में चक्र हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम चक्र पानी देख ही नहीं रहे हैं। चक्र पानी का अर्थ होता है हाथ में चक्र, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसका इशारा सीधे कहाँ जाता है? विष्णु, विष्णु भगवान का ही खास नाम चक्र पानी है। इसी तरह
तरह से है, या बीना पानी। तो बीना माने बीना जो बजाने वाला होता है, पानी माने हाथ, तो हाथ में बीना, इसका तो सही अर्थ होता है हाथ में बीना। अब हाथ में बीना क्या, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बीना पानी बोलते हैं तो सरस्वती माता की ओर इशारा जाता है। यही चीज आपका बहुव्रीहि समास में है, जो बहुव्रीहि समास में भी इसकी परिभाषा इसी प्रकार के है कि जो अपना अर्थ छोड़कर दूसरे की ओर इशारा करे, वही शब्द इसमें भी प्रयोग होता है। तो इसे हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। वैसा शब्द, फिर एक बार बोलती हूँ, वैसा शब्द जो अपना अर्थ छोड़कर दूसरे की ओर इशारा करे, इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे बीना पानी है, लंबोदर है, चक्र पानी है, नीलकंठ है, इत्यादि। तो अब मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं, एक है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। आप इस शब्द के ही अर्थ समझ सकते हैं। सार्थक माने अर्थ के साथ, और निरर्थक माने अर्थ न, कोई अर्थ न। निर माने न, अर्थक माने अर्थ। वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ न निकले, जैसे आप पक्षी की आवाज है, गाय रंभाती है, क्या जानते हैं क्या कह रही है, तो ये निरर्थक शब्द है। कुछ आवाज जैसे हम इसको बजा दिए, खट किया, क्या आवाज क्या निकली, इसका कोई पता नहीं है। तो कोई चीज की आवाज हो, सीटी की आवाज हो, नन्हे नन्हे बच्चे सब करते रहता है, तो ये भी निरर्थक शब्द है। उनकी भाषा को, उनके शब्द को हम समझ नहीं पाते हैं, इसे निरर्थक कहा जाता है। और एक होता है सार्थक शब्द, वैसा शब्द जिसका कुछ अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे हम बोलेंगे बेटा आम, तो आम समझ रहे हैं, आम आपके दिमाग में छाया बन जाती है आम। कलम, तो कलम समझ रहे हैं, कलम। लेकिन इसी में हम इसी का उल्टा यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं आम, आम का उल्टा मोआ। अब मोआ क्या है, कुछ नहीं है, निरर्थक शब्द है। इसी का उल्टा पलटी लिख दिए हैं हम मकल, मकल क्या है, कुछ नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द है। कुत्तों की आवाज, बकरी की आवाज, कोई पंखा चलता है इसकी घरघराहट, ये सब की आवाज निरर्थक कहा जाएगा। तो जब मैं अब इसे परिभाषा के साथ बोलूंगी, सार्थक शब्द वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, इसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आम है, कलम है, बहुत सारे शब्द है, जीवन भर तो शब्द का प्रयोग करते हैं, दिन रात तो शब्द, जैसे नमक, तेल, मिर्चाई, चावल, ये सब सार्थक शब्द है। लेकिन इसी का उल्टा पलटी करके लिखा जाए तो यह निरर्थक हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर परिभाषा बोलूंगी निरर्थक शब्द की, तो वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ न निकले, इसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे इसी का उल्टा कर दिए हैं मुआ। अब मुआ क्या, कुछ नहीं है, कलम, इसका उल्टा पलटी करके लिखे हैं मकल, इसका कोई अर्थ नहीं है। पशु पक्षी की आवाज, शिशु की आवाज, ये सब निरर्थक शब्द है। तो इस तरह से समझें। धन्यवाद। तो मैं अब आपके सामने रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेदों की परिभाषा लाई हूँ। तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं, एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। इसी को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय भी एक मतलब पढ़ाई है। अव्यय जैसे किंतु है, परंतु है, यहाँ मैंने लिखा है। तो पहले तो मैं परिभाषा बोलूंगी। विकारी शब्द, तो वैसा शब्द जिस पर लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि परिभाषा के साथ बोलूंगी, विकारी शब्द, तो वैसा शब्द जो लिंग, वचन, काल के कारण बदल जाता है, इसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं लिख कर ही बता पाऊंगी। जैसे यहाँ पर लड़का है, ल र का, तो लिंग के कारण हम लड़का को लड़की बना सकते हैं।
ये लिंग के कारण बदलाव हुआ, और वचन के कारण बदलेंगे तो यही लड़का, अगर इसको बहुवचन में करना है तो लड़के। देखिए इसका कई रूप हो गया, एक लड़का लिंग के कारण लड़की बना, यही लड़का वचन के कारण लड़के बना, तो ये बदल गया है। तो इसीलिए इसका नाम है विकारी। विकारी के मतलब जिसका रूप परिवर्तन होता रहे, समय समय पर इसका रूप चेंज हो जाए, तो इसे विकारी कहते हैं। और अब है यहाँ अविकारी। अ माने नहीं, विकारी माने बदलाव, न बदलाव। वैसा सब जो कभी बदलता ही नहीं है, हमेशा एक रूप में रहता है, जिसका रूप न बदले। जैसे में यहाँ पर हम पहले बताएंगे और है। और का कभी आप लोग औरा लिखल नहीं देखे होंगे, औरे लिखल नहीं देखे होंगे। राम और सीता, तो राम के साथ और सीता के साथ प्रयोग किए तभी और आया, और सीता इधर स्त्रीलिंग कर देंगे, इधर पुल्लिंग करेंगे, सीता और राम तभी और ही आया, औरा नहीं हुआ। सीता औरी राम नहीं हुआ, राम औरा सीता नहीं हुई। तो और जो है या किंतु का किंता किंते कभी नहीं रहता है। तो ये शब्द कभी नहीं बदलता है, हमेशा एक रूप में रहता है। ऐसे शब्द को अविकारी या अव्यय कहते हैं। तो परिभाषा के साथ इस प्रकार, अविकारी शब्द या अव्यय शब्द वैसा शब्द जो लिंग वचन काल के कारण नहीं बदलता है, इसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे और, किंतु, परंतु, यदि, आज, इधर, उधर, ये सब अविकारी है। पढ़कर, खाकर, ये भी अविकारी है। रविवार, सोमवार, ये सब अविकारी है। ये शब्द कभी नहीं बदलता है, इसका नाम ही है अविकारी। अ माने नहीं, विकारी माने बदलाव, परिवर्तन। जो शब्द कभी नहीं बदलता है, इसे अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। इस पर न लिंग का प्रभाव पड़ता है, न वचन का, न काल का। और यहाँ पर हम देखिए, यहाँ है जैसे कि पढ़ना है, तो ये विकारी है, पढ़ना क्या है, विकारी है, तो ये बदल जाता है। ये काल के कारण बदलेगा, वचन के कारण भी बदल जाता है। जैसे वचन के कारण इस प्रकार बदलेगा, लड़के पढ़ेंगे। ये वचन के कारण बन गया पढ़ेंगे, लड़के पढ़ेंगे। अब है काल के कारण बदलेगा, लड़के अच्छा ये तो इसी में हो गया था, इसको छोड़िए। लड़के पढ़ेंगे, तो लड़के थे इसीलिए पढ़ेंगे हुआ। अब है काल के कारण भी बदल जाएगा, लड़का पढ़ता है। अब यहाँ वर्तमान काल में है तो पढ़ता है, इसी को भूतकाल में लिखेंगे तो लड़का पढ़ा था। पढ़ा का कितना रूप हो गया, पढ़ेंगे, इससे पहले लिखे थे पढ़ेंगे, अभी लिखे हैं, इसे पहले लिखे हैं पढ़ता है, अब हो गया पढ़ा था। अब इस तरह से कई रूप, इसका कई रूप हो गया, लेकिन इसका कोई रूप नहीं होने वाला है, इसलिए इसे अविकारी नाम है, इसका नाम है विकारी। इस तरह से हम समझ सकते हैं।